नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 की एनसीईआरटी हिस्ट्री के भाग 1 का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 4। इसके ऑलरेडी मैं आप सभी लोगों के लिए 3 पार्ट ला चुका हूं। जिन लोगों ने अभी तक इससे पहले के 3 पार्ट्स के वीडियोस को नहीं देखा है, जाकर के देख लें। हमारे आज के इस चैप्टर में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमने जो पढ़ा है, एक बार उसको रिवाइज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। जिन लोगों को इसके नोट्स चाहिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स के पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। जाकर के उस लिंक के माध्यम से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आपको क्लास 12 की एनसीईआरटी हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के नोट्स एक ही पीडीएफ में मिलेंगे, तो प्राइस आपको देना पड़ेगा। उसके लिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 1 में हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारियां प्राप्त की थी, जैसे कि सभ्यता की परिभाषा, ठीक है, स्थान कि किन किन स्थानों पर ये सभ्यताएं पाई गई हैं, काल यानी कि समय, टाइम पीरियड कौन सा था। इसके अलावा हमने मुहर बांट जो मिले थे, ठीक है, इनके बारे में भी जानकारियां प्राप्त की कि उस टाइम पर कैसी मुहरें होती थी, इनको कैसे बनाया जाता, इनमें कैसे चित्र हुआ करते थे। इसके अलावा टाइम पीरियड में कुछ शब्द इस्तेमाल होते हैं, जैसे आपने कहीं कहीं पर लिखा देखा होगा ईपू, ठीक है, यानी ईसा पूर्व। कहीं कहीं बार आपने ई लिखा देखा हो, कहीं कहीं पर आपने बीसी लिखा देखा होगा, ठीक है, कहीं कहीं आपने बीपी लिखा देखा हो। तो इनके बारे में हमने पार्ट 1 में ही जानकारियां प्राप्त की। आरंभ हड़प्पा सभ्यता का इतिहास कैसे समझा जाए, इस चीज को हमने पार्ट 1 में समझा। और हड़प्पा सभ्यता के लोग रहते कैसे थे, उनके निर्वाह के तरीके क्या थे, इस चीज को भी हमने पार्ट 1 में ही समझा। साथ ही साथ कृषि प्रौद्योगिकी यानी कि उस टाइम के लोग खेती बाड़ी कैसे करते थे, इस चीज़ को भी हमने यहाँ पर देखा। एग्रीकल्चर के बारे में देखो, एग्रीकल्चर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई, फिर भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। पार्ट 2 हमारा स्टार्ट होता है मोहनजोदड़ो पर, जिसमें हमने पार्ट 2 डिस्कस किया था। मोहनजोदड़ो का इतिहास इसमें आपको बहुत ही डिटेल में देखने को मिलता है। लेकिन अगर ये चाहेंगे कि मोहनजोदड़ो के मतलब एक ही एक फैक्ट आपको पता चल जाए, तो यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। अगर आपको हड़प्पा सभ्यता का कंप्लीट इतिहास जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। फिलहाल एनसीईआरटी में जितना दिया गया है उसको हम थोड़ा सा उसमें ऐड करके ही आपको बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने नालों का निर्माण कैसे होता था इसको देखा, नगर नियोजन देखा। साथ ही साथ ये मोहनजोदड़ो में घर कैसे बनाए जाते ये भी देखा। दुर्ग का निर्माण कैसे होता था आपको पता होगा। हड़प्पा सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो है, या फिर हम किसी की भी बात करें, हड़प्पा सभ्यता में जो नगरों का विकास किया जाता 2 प्रकार के होते थे, एक दुर्ग होता था और एक निचला नगर, ठीक है। तो हमने दुर्ग को और निचला नगर दोनों को समझा। साथ ही साथ हमने हड़प्पा की दुर्दशा कैसी हुई इसको भी समझा पार्ट 2 में, ठीक है। पार्ट 3 में हमने जो डिस्कस किया था, देखो ये भी आपका पार्ट 2 में ही डिस्कस हो गया था। यहाँ पर मैके ने थोड़ी सी एक बात लिखी थी, जिस पर कभी कभी क्या है कि आपको पढ़ना होता है, इस पर इससे रिलेटेड प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी हमने समझा। पार्ट 3 हमने समझा था कि सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन, हड़प्पा सभ्यता में जो लोग रहते थे उनके बीच में सामाजिक भिन्नता कैसी थी, यानी कि अमीर गरीब के बीच में, ऊंच नीच के बीच में, राजा और जनता के बीच में जो भिन्नताएं थी वो हमने यहाँ पर समझी कितनी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। विलासता की वस्तुओं की खोज, जैसे कि आजकल आप देखते हो अपने शौक के लिए लोग BMW, ऑडी वगैरह की कार लेकर के आते हैं, फोन लेकर के आते हैं, विदेशों में घूमने के लिए जाते हैं, बड़े बड़े घरों को खरीदते हैं। और एक आम लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी का निर्वाह केवल कर पाते। इसी प्रकार से उस टाइम के लोग कैसे कौन कौन चीजों को लाते थे, इस चीज को हमने यहाँ पर समझा। आगे बढ़ते हैं। शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो शिल्प का उत्पादन कैसे करते, यानी कि वस्तुओं का उत्पादन कैसे करते थे। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, ये मृदभांड बने हुए, मिट्टी से बने हुए, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमने इसको भी समझा। आगे बढ़ते हमने उत्पादन केंद्रों की पहचान, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो जिन वस्तुओं की उत्पादन करते थे, बनाते थे, तो जहाँ पर बनाई जाती, जैसे आज हम लोग फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, तो उस टाइम के जो उत्पादन केंद्र थे उनकी पहचान कैसे की जाए, इसके बारे में भी हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की। पार्ट 4 आपका स्टार्ट होता है माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां। देखो आजकल भी हमारे यहाँ पर फैक्ट्रियाँ चलती हैं, ठीक है, बहुत सारे काम होते हैं। आप सभी को पता हो किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता बहुत अधिक होती है, ठीक है। अगर आलू नहीं होगा तो चिप्स नहीं बनेगा, ठीक है। अगर आपको सिलिकॉन नहीं मिलेगा तो आप मोबाइल नहीं बना पाओगे, प्लास्टिक नहीं मिलेगा तो आप किसी भी चेयर को प्लास्टिक की चेयर नहीं बना पाओगे, ठीक है। आयरन नहीं मिलेगा, लो अयस्क नहीं मिलेगा तो आप लोहा नहीं बना पाओगे। इसी तरह से देखो आज के टाइम पर तो आपको पता है कि कच्चा माल कहाँ से किसे कितना मिलता है। पुराने टाइम में या फिर हड़प्पा सभ्यता के टाइम पर जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ये कच्चे माल प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी नीतियां लागू करते थे, कहां कहां से लाते थे, इस चीज को यहां पर समझो।
शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था, याद रखना। देखो, शिल्प उत्पादन किसी एक ही प्रकार का नहीं होता था, इसमें सोने का भी इस्तेमाल होता था, शंख का भी इस्तेमाल होता था। इसके अलावा क्या है कि नीले रंग के पत्थर जिसे लार्ज वर्थ कहा जाता है, लार्ज वर्थ मणि का इस्तेमाल होता था, कार्निलियन का इस्तेमाल होता था, सेल खड़ी का इस्तेमाल होता था। तो इन सभी जो ये पत्थर थे ये किसी एक स्थान पर नहीं मिलते थे, अलग अलग स्थानों से ये लेकर के आते, ठीक है। तो कई प्रकार के कच्चे माल प्रयोग होता था। हालांकि जैसे कि आप बात करते मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थी, ठीक है। तो मिट्टी की अगर बात की जाए तो मिट्टी से जो वस्तुएं बनती थी वो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थी, लेकिन कुछ अन्य जैसे कि पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, विशेष प्रकार की लकड़ी, ठीक है, धातु हो गई, जैसे कि आज आप देखो प्रेजेंट टाइम में बल्ला जो बनता है क्रिकेट का वो एक अलग ही प्रकार की लकड़ी का बनता है। या फिर हम बात करें, आप देखते होंगे बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, जैसे कि आपने हवन में देखा होगा, जब भी हवन होता है तो उसमें आम की लकड़ी का इस्तेमाल होता है, ठीक है, उसमें हम बांस का इस्तेमाल नहीं करते। इसी प्रकार से उस टाइम पर भी कई सारी ऐसी वस्तुएं बनती होंगी जिनमें कोई विशेष प्रकार की लकड़ी का इस्तेमाल होता होगा, ठीक है। इसके अलावा धातु, ठीक है, तो धातुएं भी अलग प्रकार की होती थी। जलोढ़ मैदान से बाहर के क्षेत्रों से मंगाने पड़ते थे। देखो, जो मिट्टी है, साधारण मिट्टी तो इन लोगों को मिल जाती है, लेकिन जो अन्य प्रकार की वस्तुएं हो गई जैसे कि आपको पत्थर है, लकड़ी है, धातु है, तो ये जलोढ़ मैदान जो है जिसके बारे में ज्योग्राफी हमने आपको पढ़ाया था, इन जलोढ़ मैदान से बाहर से के क्षेत्रों से मंगवाते थे। बैलगाड़ी के मिट्टी के खिलौना के प्रतिरूप संकेत करते हैं कि ये सामान तथा लोगों के लिए एक स्थान से के लिए स्थानीय स्थल मार्गों द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। देखो, उस टाइम पर जो लोग परिवहन के लिए जिन चीज़ों का यूज़ करते थे, आज के टाइम पर आप एरोप्लेन का यूज़ करते हो, हेलीकॉप्टर का प्रयोग करते हो, ट्रेन का प्रयोग करते हो, मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, बस है, ट्रक है, ठीक है। उस टाइम पर जो उपयोग होते थे उनके मिट्टी के खिलौने मिले बैलगाड़ी के। बैलगाड़ी आपने देखी, अगर नहीं देखी तो गाँव में जाकर कभी देखना, ठीक है, या फिर आप वीडियोज़ देख लेना, यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे। बैलगाड़ी के खिलौने देखने को मिलते हैं, ठीक है। मिट्टी खिलौने बनाए जाते थे तो वो आज भी मौजूद हैं। इससे ऐसा पता चलता है कि उस टाइम पर जो लोग यातायात करते थे या फिर सामान की ढुलाई करते थे उसके लिए बैलगाड़ी का प्रयोग होता होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट मिलता है उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल। देखो, कुछ प्रोडक्ट या फिर कुछ कच्चा माल ऐसा होता था जो कि आपको अपने क्षेत्र में मिल जाता है। जैसे कि आप प्रेजेंट टाइम में बात करें तो हमारे देश में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मिल जाती हैं, कई सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमें हमारे देश में नहीं मिलती हैं, ठीक है। जैसे कि आप सिलिकॉन ले लो, ठीक है, तो हमारे देश में नहीं मिलेगा, ठीक है, बहुत ही कम, ना के बराबर आप कह सकते हो, विदेश से इंपोर्ट करना पड़ता है। आप जैसे कि देख लो, एक हो गया बादाम हो गया, ठीक है, हमारे देश में नहीं है, हम विदेश से मंगाते हैं, ठीक है। कच्चा तेल हो गया, ठीक है, ये हमारे देश में बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है। इसी प्रकार से उस टाइम पर भी कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो उपमहाद्वीप और उसके बाहर से, ठीक है, उसके आगे से आने वाले माल के रूप में थे। तो उनको समझते हैं। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल विभिन्न स्थानों से प्राप्त करते थे। उदाहरण के लिए नागेश्वर तथा बालाकोट में शंख आसानी से उपलब्ध था, तो नागेश्वर और बालाकोट से ये शंख लेकर के आते थे, इससे वस्तुएं बनाते थे। सुदूर यानी कि काफी दूर अफगानिस्तान में सोरतुघई, क्या नाम है, सोरतुघई, अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर जिसका नाम है लाजवर्द मणि, क्या नाम है, लाजवर्द मणि, इसके सबसे अच्छे स्रोतों के निकट स्थित था। तो ये अफगानिस्तान से, ये क्या है कि अफगानिस्तान में सोरतुघई नामक एक स्थान है, यहाँ से लाजवर्द मणि नामक ये पत्थर मंगाते थे, ठीक है। तथा लोथल जो है, लोथल जो कि कार्निलियन गुजरात के भड़ूच, ठीक है, गुजरात के एक लोथल जो कि कार्निलियन, इसके अलावा गुजरात के भड़ूच से ये मिलता था, ठीक है। सेल खड़ी जो कि दक्षिण राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात में मिलता था, धातु के स्रोतों के निकट थे, ठीक है। ये जो थे ये और धातु जो है राजस्थान में ज़्यादा मिलती थी। देखो समझो यहाँ पर कार्निलियन, ठीक है, और जो सेल खड़ी, ये दोनों पत्थर हैं और धातुएं भी होती हैं। धातु जैसे कि आप देख सकते हो, सोना हो गया, ठीक है, तांबा हो गई, धातुएं, तो धातुएं आमतौर पर मिलती थी राजस्थान में, ठीक है। कार्निलियन पत्थर जो ये गुजरात के भड़ोच में ज़्यादा मिलता था। सेल खड़ी जो है ये राजस्थान और उत्तरी गुजरात में ज़्यादा मिलता था, ठीक है। और धातुएं जो हैं ये आपको मिलती हैं राजस्थान से, तो इनके स्रोत इन स्थानों पर स्थित है, ठीक है। हड़प्पावासी कच्चा माल प्राप्त करने हेतु तांबे के लिए राजस्थान की खेतड़ी, क्या है, खेतड़ी याद रखना, क्या
खेतड़ी, याद रखना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर प्रश्न आ चुका है। और आने की संभावना भी है, खेतड़ी याद रखना। तो राजस्थान के खेतड़ी से ये तांबे का आयात करते थे। सोने के लिए दक्षिण भारत जैसे क्षेत्रों से संपर्क स्थापित किए थे। आज के टाइम पर देखो क्या है, कच्चे माल के लिए विदेशों, कच्चे तेल के लिए विदेशों पर निर्भर हैं, ठीक है, कि भाई विदेश हमको अगर कच्चा माल देना बंद कर दे तो हमारे यहाँ पर गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह से उस टाइम पर ये लोग जो थे, हड़प्पावासी जो थे, कच्चा माल प्राप्त करने के लिए तांबे के लिए राजस्थान की खेतड़ी पर पूरे आश्रित थे। सोने के लिए दक्षिण भारत पर ये मतलब वहाँ से संपर्क किया करते थे। इन इलाकों में यदा कदा मिलने वाली हड़प्पाई वस्तुएं ऐसे संपर्कों के संकेतक हैं। देखो क्या है, जैसे कि भाई ये दो स्थान हैं, ठीक है, एक मिनट, एक ये स्थान हो गया, ठीक है, और एक ये स्थान है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर जाओगे और फिर आओगे, फिर जाओगे, फिर आओगे, तो ऐसा होने की संभावना काफ़ी अधिक है। जो वस्तु आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हो वो यहाँ पर भी लेकर के जाओ और आपकी एक दो वस्तुएं यहाँ पर रह भी जाएं, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पर भी देखने को मिलता है। हड़प्पावासी जो यहाँ से कच्चा माल लेकर के राजस्थान से लेकर के आते तो यहाँ पर कुछ अपनी भी वस्तुएं छोड़ के आए और वो वस्तुएं हमारे यहाँ के आज के पुरातत्वविदों को मिली। इससे ये पता चलता है कि हड़प्पावासी यहाँ से अपने संपर्क बनाए हुए थे। आगे बढ़ते हैं। खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुर संस्कृत का नाम दिया। देखो क्या है, गणेश्वर जोधपुर संस्कृत। देखो खेतड़ी क्षेत्र जो है, यहाँ पर जितने भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं, इनको पुरातत्वविद जो थे इन्होंने क्या किया, गणेश्वर जोधपुर संस्कृति नाम दिया है। अब यहाँ पर आप कहोगे ये किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, तो कई बार प्रश्न यहाँ पर ऐसे आ सकता है कि खेतड़ी क्षेत्र से मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने क्या नाम दिया है। याद रखना, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति, ठीक है। इस संस्कृति के विशिष्ट मृदभांड हड़प्पाई मृदभांडों से भिन्न थे। देखो यहाँ पर जो मृदभांड मिले हैं वो हड़प्पा में मिलने वाले जो मृदभांड थे उनसे काफी अधिक अलग थे, उनकी डिजाइनिंग अलग थी, तथा तांबे की वस्तुओं को असाधारण संपदा मिली थी। देखो यहाँ पर तांबे की वस्तुएं जो थी उनको बहुत ही अच्छा माना जाता, जैसे कि आज आप देखते हो आज के टाइम पर जैसे आप BMW को एक ब्रांड के रूप में मानते हो, इसी तरह से यहाँ की जो तांबे की वस्तुएं थी उनको भी उस टाइम पर BMW लेवल की इज्जत दी जाती थी, ठीक है। ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे, ठीक है, ऐसा संभव है। देखो कई सारे टॉपिक है जिन पर हम आपको ये नहीं बता पा रहे हैं कि कैसे प्रश्न आ सकता है, बट आप एक एक टॉपिक को याद रखना। जैसे कि प्रश्न ऐसे आ सकता है कि हड़प्पावासी लोग कार्निलियन पत्थर का आयात कहां से करते थे या निर्यात कहां से करते थे, बताइए। गुजरात के भड़ोत से, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा देखिए लोथल में, ठीक है, लोथल में आयात किया जाता है, लोथल में, ठीक है। इसके अलावा प्रश्न आ गया कि हड़प्पा वासी कच्चे माल धातु का निर्यात कहाँ से करते थे, तो यार राजस्थान से। या फिर अगर प्रश्न ऐसे आता है कि भाई सोने का निर्यात कहाँ से करते थे, सोना कहाँ से लेकर के आते थे, तो याद रखना खेतड़ी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार से प्रश्न यहाँ पर बनता रहता है। अगला पॉइंट मिलता है सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, इनके कहाँ कहाँ संपर्क थे इसको भी समझो। हाल ही में हुई पुरातात्विक खोजें इंगित करती हैं कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता। देखो याद रखना, तांबा जो धातु है या फिर कोई भी धातु हो किसी एक स्थान से कभी भी नहीं आती थी। जैसे प्रेजेंट टाइम में आप देखोगे हमारे यहाँ पर तेल का निर्यात किया जाता है, तेल हमारे देश में आता है, ठीक है, निर्यात आया, ठीक है। तो जब तेल हमारे यहाँ पर आता है, ठीक है, आयात किया जाता है, तो तेल देखिए जहाँ पर भी जो चीज़ें आती हैं उसको हम कहते हैं आयात, जो भेजते हैं उसको कहते हैं निर्यात, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, बस आप याद रखना, आने वाली चीज़ को कहते हैं आयात, ठीक है, मंगाया गया, और भेजने वाली चीज़ को कहते हैं निर्यात, ठीक है। तो तेल क्या है कि हम किसी एक देश से तो मंगाते नहीं है कि भाई हम केवल ईरान पर निर्भर हैं, ईरान से ही तेल लेंगे, ठीक है, या फिर कोयला है, ठीक है। तो हम अलग अलग देशों से जैसे आज प्रोडक्ट खरीदते, इसी प्रकार से उस टाइम पर भी जैसे कि आपको तांबा मिलता है तो राजस्थान से भी लाते थे। इसके अलावा और भी कई सारे क्षेत्र से जहां से लाते थे, जैसे कि हाल ही में पुरातात्विक खोजें इंगित करती हैं कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी छोर में स्थित ओमान से भी लाया जाता था, ठीक है, याद रखना, ठीक है। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई वस्तुओं दोनों में निकेल के अंश मिले हैं, जो कि दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं, यानी कि दोनों का जो उद्भव हुआ है एक साथ हुआ। जैसे कि आप ऐसे समझो जैसे कि एक ये है व्यक्ति और एक ये व्यक्ति है, एक ये व्यक्ति है, एक ये व्यक्ति है,
ठीक है, ये दो व्यक्ति जो हैं एक ही पिता की संतान है और ये दो व्यक्ति जो हैं एक पिता की संतान है। अब आप अगर इस व्यक्ति और इस व्यक्ति के डीएनए को मैच करोगे तो आपको डीएनए एक बार डीएनए में बहुत ही ज़्यादा अंतर मिलेगा, ठीक है, डीएनए मैच नहीं होगा। लेकिन जब आप इसका और इसका डीएनए मैच करोगे तो इसमें भाई भाई का संबंध देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, क्योंकि ये दोनों एक ही पुत्र की एक ही पिता की संतान है, ठीक है। अगर आप इसको और इसको मैच करके देखोगे इन दोनों के डीएनए को तो आपको डीएनए नहीं मिलेगा, ठीक है। कई बार कहा जाता है कि मतलब पिता के गुण जो होते हैं पुत्र में जरूर आते हैं, ठीक है, वो चीज यहां पर देखने को मिलेगी। अब इनके डीएनए को इनके डीएनए को मैच करोगे नहीं मिलेगा, इनके डीएनए को इनके डीएनए को मैच करोगे मिल जाएगा, इनके डीएनए को इनके डीएनए से मैच करोगे तो मिल जाएगा। वही चीज यहां पर दिखाई जा रही है जो पुरातात्विक रासायनिक विश्लेषण किए गए हैं, मतलब जब इनका रासायनिक परीक्षण किया गया तो ये पाया गया है जो ओमान में तांबा पाया जाता है, ठीक है, जो वहाँ का तांबा पुराने ज़माने का मिला है, हड़प्पाई समाज का उस टाइम पीरियड का वो तांबा और जो हमारे यहाँ पर तांबा मिला है, उन दोनों के जो केमिकल प्रोसेस था, ठीक है, उनमें क्या है कि काफ़ी अधिक समानता देखने को मिलती है, जिससे पता चलता है कि इन दोनों का जो उद्भव है बिल्कुल एक ही टाइम पर और एक ही जगह से हुआ है, ठीक है, क्योंकि दोनों में निकल के अंश देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते इसके अतिरिक्त तो ओमान से एक हड़प्पाई मर्तबान की प्राप्ति हुई है जिसके ऊपर काली मिट्टी के मोटे काली मिट्टी की मोटी परत चढ़ाई गई थी। ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थों के रिसाव को रोक देती हैं। ये संभव है कि हड़प्पाई समाज, हड़प्पा सभ्यता के लोग इसमें रखे सामान को ओमानी तांबे से विनिमय करते थे। देखो क्या है कि ये जो आप मर्तबान यहाँ पर देख रहे हो, जो बर्तन है ये एक हड़प्पाई मर्तबान है, ठीक है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या इसे उल्टा रख दिया गया। देखो एनसीईआरटी में उल्टा ही रखा था, ठीक है, तो मैंने भी उल्टा ही रख दिया है। अब आप इसे चाहो तो सीधा कर सकते हो, ठीक है, चाहो तो सीधा कर सकते हो। ये मर्तबान जो है हड़प्पा में अधिकतर बनाया जाता और ये मिला है कहाँ पर, ओमान में। तो ये चीज़ दर्शाती है कि शायद ऐसा हो सकता है कि इसमें कोई तरल पदार्थ को रख करके ओमान में भेजा जाता हो और उसके बदले ओमान से ये लोग तांबा लेकर के आते हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। इस चीज़ को दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में मगान, जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था, नामक क्षेत्र से तांबे के आगमन के साक्ष्य मिलते हैं। क्या कहा जा रहा है, तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 300 साल पहले आप ऐसे समझ लो, ठीक है, 300 साल पहले दिनांकित यानी कि एक जगह पर लिखा होगा, ठीक है, दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में, मेसोपोटामिया में कुछ लेख लिखे गए होंगे, उसमें दिनांक भी डाली होगी। इसमें मगान, जो कि संभव हो सकता है कि ओमान का प्राचीन नाम हो, ठीक है, इस नाम को प्रयोग किया गया, इस नाम का प्रयोग किया गया है और नामक क्षेत्र से तांबे के आयात के साक्ष्य मिलते हैं। जैसे कि आप देखते हो, आपने इसे किसी के साथ आज के टाइम पर डील की है तो आप कुछ ना कुछ उसके सबूत अपने पास रख लेते हो, ठीक है। इसी प्रकार से उस टाइम पर जो ये मेसोपोटामिया में लेख लिखे गए थे उसमें मगान नाम के शब्द का इस्तेमाल किया गया और इसमें जो तांबे का आयात होता है इसके साक्ष्य भी दिए गए, ठीक है, तो ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। तथा मेसोपोटामिया के लेखों में दिलमुन, जो कि संभवतः बहरीन द्वीप था, ठीक है, मगान, मेहुला जो कि हड़प्पाई क्षेत्र है, इसके आपसी संपर्कों की भी जानकारी मिलती है। जो वहाँ से लेख मिले हैं उनसे इन तीनों के आपसी संपर्कों के संकेत मिलते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में आप देखोगे तो क्या है, जिसके भी आप साथ अपने रिलेशन रखते हो, संपर्क रखते हो, तो कुछ ना कुछ सबूत छूटे चले जाते हैं। जैसे कि आप सपोज दैट किसी के साथ मित्रता करते हो, ठीक है, तो आप फोटो खींचोगे आज के टाइम पर, ठीक है, या फिर मिलने जाओगे, एक दूसरे की चीज़ें अपने दूसरे के साथ शेयर करोगे, ठीक है, बातें शेयर करोगे, तो ये सबूत छूटते चले जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से उस टाइम पर भी जो ये आयात और निर्यात होता था, इसको लेकर के लेख लिखे गए थे। मेसोपोटामिया के लेख जो हैं इससे इसमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिसमें मगान, मेहुला, इनके आपसी संपर्कों की जानकारी इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह लेख मेहुला से प्राप्त निम्नलिखित चीज़ों का उल्लेख करते हैं, जैसे कि कार्नेलियन एक पत्थर है, लाजवर्त मणि है, ठीक है, तांबा है, सोना है, विविध प्रकार की लकड़ियां हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों की उल्लेख, मतलब उल्लेख इसमें दिया गया है, ठीक है। मेहुला के विषय में मेसोपोटामियाई मिथक बताता है। मिथक यानी कि आप कह सकते हो किस्सा कहानी, ठीक है, जैसे कि आज आप देखोगे, आप अपने दादी बाबा से कई सारी कहानियां सुनते हो, ठीक है, इसी प्रकार के मिथक हैं जो कि मेसोपोटामिया में थे हैं। वो ये बताता है कि तुम्हारा पक्षी हाजा हो, पक्षी हो। एक मिनट, मेहुला के विषय में एक मेसोपोटामियाई मिथक बताता है, तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज राज प्रसादा में सुनाई दे। ये कहावत कही गई है,
क्या ये कि मिथक है? इसका अर्थ क्या है जानते हो? कई सारे पुरातत्वविद हैं जिनका मानना है कि यहाँ पर जो हाजा पक्षी का इस्तेमाल किया गया है, हाजा पक्षी का अर्थ निकाला गया है मोर से। किससे? मोर से। ठीक है, इसका अर्थ निकाला गया मोर से। ठीक है, उसकी आवाज राजप्रसाद में सुनाई दे। ठीक है, राजप्रसाद यानी कि राज्य में, या फिर कह सकते हो कि राजा के इलाके में। तो यही चीज यहाँ पर भी दिखाई जा रही है। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी मोर था। मेसोपोटामिया के लेख मेहुला को नाविकों का देश कहते हैं। किसका? नाविकों का, जो नाव मतलब नाव ज़्यादा चलाते हो। ठीक है, नाविकों का देश कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम मोहरों पर हजारों, ठीक है, एक मिनट, जहाज़ों तथा नावों के चित्रांकन पाते हैं। अब हमने यहाँ पर देखो मोहरें भी रख ली हैं, आप देख सकते हो। ये देखो एक जहाज टाइप का है। ठीक है, जहाज टाइप का आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, वही यहाँ पर दिखाया जा रहा है। आप देखो नाविकों का देश इसीलिए कहा गया है। देख रहे हो यहाँ पर एक कोई पक्षी दिया गया है। ठीक है, और नीचे आप देखो तो यहाँ पर एक नाव दी गई है। आप ढंग से देख लीजिएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर देखा जाए कि जो मेसोपोटामिया के लेख मिलते हैं उसमें मेहुला को, यानी मेहुला एक देश हो गया। ठीक है, उसको नाविकों का देश कहा गया है। और इसके अतिरिक्त मोहरों पर जहाज़ों व नावों, ठीक है, के चित्रांकन भी मिलते हैं। आप देख सकते हैं नाव दी गई है। आगे बढ़ते हैं। बहरीन से मिली गोलाकार फारस की खाड़ी, एक मिनट, गोलाकार फारस की खाड़ी प्रकार की मोहर पर कभी कभी हड़प्पाई चित्र मिलते हैं। रोचक तथ्य यह है कि दिलमुन की स्थानीय बांट हड़प्पाई मानक का अनुसरण करते थे। समझो इस चीज़ को। देखो इस पर प्रश्न आ चुका है, इसलिए हमने इस टॉपिक को रखा था। वैसे में इस चीज़ को आउट करने वाले थे, इसको हमने इसीलिए रखा क्योंकि इस पर एक बार प्रश्न आ चुका है। बहरीन जो इलाका है, यहाँ से मिली गोलाकार फारस की खाड़ी प्रकार की एक मुहर। आप देख सकते हो ये एक मुहर है। ठीक है, जो कि गोलाकार में है। ठीक है, पूरी गोलाकार में है। इसका पूरा का पूरा प्लेन यहाँ पर दिया गया है, इसकी छपाई यहाँ पर दी गई है। ठीक है, ये जो मुहर है ये फारस की खाड़ी के प्रकार की मुहरें, उस टाइम पर फारस की खाड़ी में इसी प्रकार की मुहरें यूज होती थी। ठीक है, कभी कभी हड़प्पाई चित्र इसमें देखने को मिल जाए, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ये एक चित्र दिया गया, हड़प्पाई चित्र है। हड़प्पावासी के जो लोग थे इस प्रकार के जानवरों का इस्तेमाल करते थे, मतलब चित्र का इस्तेमाल करते थे अपनी मोहरों पर। रोचक बात यह है कि दिलमुन जो है, दिलमुन के स्थानीय बांट हड़प्पाई मानक का अनुसरण करते थे। यानी कि जैसे कि आज आप देखते हो 1 किलो का मानक हमारे यहाँ पर, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में जाओगे जितना वजन 1 किलो में होगा, वही वजन दक्षिण भारत के किसी भी राज्य में आप चले जाओ, ठीक है, वहाँ पर भी 1 किलो होगा। ठीक है, उतने वजन का, जैसे कि भाई आपने 1 किलो चीनी यहाँ पर लोगे, ठीक है, और 1 किलो चीनी यहाँ पर लोगे, दोनों का वजन बिल्कुल समान रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार जो दिलमुन है, ठीक है, और हड़प्पाई समाज है, ठीक है, इन दोनों में जो बांटों का इस्तेमाल होता था उनका मानक एक ही रहता था, ऐसा साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये मेसोपोटामिया की एक विशिष्ट बेलनाकार मुहर है। ठीक है, परंतु इस पर बना कुबरदार वृषभ का चित्र सिंधु क्षेत्र के लिए से लिया गया प्रतीत होता है। कि कुबरदार जो आप चित्र देख रहे हो वृषभ का, ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है वहां से लिया गया प्रतीत होता है। अब मोहरों के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मोहरें, लिपि तथा बांट। मोहरें और मुद्रांकन। मोहरों और मुद्रांकन का प्रयोग व्यापार में लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। देखो आज के टाइम पर क्या है, आप किसी प्रोडक्ट को आपको अगर यहाँ से यहाँ पर भेजना है, सपोज दैट क्या है, भारत से अमेरिका भेजना है, या फिर अमेरिका से भारत को मंगाना है, या फिर उत्तर प्रदेश से आपको भेजना है कहाँ पर, पंजाब में, या फिर आपको उत्तर प्रदेश से भेजना है राजस्थान में, तो आप क्या करोगे, उस प्रोडक्ट को सील लॉक करोगे। ठीक है, उसके ऊपर एक मुहर लगाओगे और भेज दोगे। ठीक है, सील लॉक करके भेजोगे और देखा जाएगा कि अगर सील टूटी है उसकी तो मतलब साफ है कि प्रोडक्ट को खोला जा चुका है, और सील नहीं टूटी है तो प्रोडक्ट नहीं खुला है। ठीक है, अच्छा उस टाइम पर सील लॉक की व्यवस्था तो थी नहीं कि पूरी तरह से सील लॉक कर दिया जाए, तो उस टाइम पर प्रोडक्ट के मतलब सही पहुंचा इसकी पुष्टि कैसे की जाए, इसके लिए मोहरों का प्रयोग होता था। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक मिट्टी के ऊपर मुहर लगाई गई है। रोपड़ से मिला एक मुद्रांकन दिखाया गया यहाँ पर है। मोहरों और मुद्रांकन का प्रयोग व्यापार में लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता है। सपोज दैट कि भाई आपको उत्तर प्रदेश से उस टाइम पर पंजाब में कोई चीज भेजनी है, या फिर उत्तर प्रदेश से आपको भेजनी है कहां पर, गोवा में। ठीक है, गोवा मान लेते हैं, सपोज दैट कि भाई इससे भी हटा दो, कन्याकुमारी से भेजना है कहां पर, लद्दाख तक। ठीक है, कन्याकुमारी से लद्दाख तक भेजना है। ठीक है, ये कन्याकुमारी है और ये आपको मिलता है लद्दाख। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको प्रोडक्ट भेजना है और प्रोडक्ट बिल्कुल समान रहे। उस टाइम पर सील की व्यवस्था थी नहीं, तो आप क्या करोगे, सपोज दैट कि भाई एक बोरा है जिसे आपने सिला है और बोरे के ऊपर क्या है कि मिट्टी थोप दी गई। ठीक है, ऐसी मिट्टी थोपी गई जो जमी रहे और उस मिट्टी के ऊपर एक मुहर लगा दी गई जो कि ऐसी है।
ठीक है। अब जो प्रोडक्ट है यहाँ से यहाँ पर भेजा जाएगा और यहाँ पर चेक किया जाएगा कि जो मुहर लगाई गई थी ये बिल्कुल वैसी ही है या फिर मुहर टूट चुकी है, मतलब जो सील लगाई गई मुहर है ये टूटी तो नहीं। अगर मुहर बिल्कुल वैसी ही रही तो मतलब साफ है कि इस प्रोडक्ट के साथ में छेड़खानी नहीं की गई, और वो अगर सील टूट गई, मुहर टूटी हुई मिली यानी कि इसके 2 टुकड़े हो चुके थे, ठीक है, या फिर ये बिल्कुल मुहर रही नहीं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस प्रोडक्ट के साथ में छेड़छाड़ की गई, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर दी गई है। एक रहस्यमयी लिपि, इसको भी समझो। सामान्यतः हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो कि संभवतः मालिक के नाम या फिर पदवी को दर्शाता है। इन पर बना चित्र आमतौर पर एक जानवर अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता है। देखो समझो एक मिनट, जानवर नहीं होगा, हाँ जानवर भी है। देखो हड़प्पाई समाज जो था, ठीक है, हड़प्पाई जितनी भी मोहरें आपको देखने को मिलती हैं उनमें एक लाइन में कुछ ना कुछ लिखा हुआ दिया गया है। अब जो लिखा हुआ दिया गया है ऐसा माना गया कि संभवतः हो सकता है कि भाई इसमें मालिक का नाम लिख दिया गया, जैसे कि आजकल आप जो भी मोहर लगाते हो उसमें अपनी कंपनी का नाम डालते हो, ठीक है, अपने स्थान डाल देते हो, अपना नाम डाल देते हो। ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पर भी ऐसा होता हो। अब जो इनमें चित्र बनाए गए थे हड़प्पाई मोहरों में, उनमें आमतौर पर एक न एक जानवर का चित्र होता है। जैसे कि आप देखोगे वृषभ का चित्र सबसे अधिक देखने को मिलता है। अनपढ़ लोग जो थे, जो पढ़े लिखे होते होंगे उनके लिए नाम हो गया, जो अनपढ़ लोग होते थे उनके लिए जानवर का चित्र सबसे अधिक अच्छा, मतलब वो पहचानने के लिए सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है, अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। देखो जितने भी अभिलेख आपको हड़प्पाई सभ्यता के, हड़प्पाई समाज के देखने को मिलते हैं वो संक्षिप्त में लिखे गए। जैसे कि आपने कभी कभी देखा होगा एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि एक लाइन में लिखकर दिखाओ, बहुत बड़े वाक्य को एक शब्द में लिखो, ठीक है। इसी प्रकार से संक्षिप्त में अभिलेख देखने को मिलते हैं। सबसे लंबे अभिलेख जो है 26 अक्षर का है, 26 चिन्ह है सबसे लंबे अभिलेख में, ठीक है। तो आपको ये देखने को मिलता है। आज के टाइम पर अगर आप सबसे लंबा अभिलेख देखोगे तो भाई बहुत लंबा मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है, जो अभिलेख देखने को मिलते हैं उनको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। पर निश्चित रूप से ये वर्णमाला नहीं थी जहां प्रत्येक चिन्ह एक स्वर या फिर एक व्यंजन को दर्शाता है। देखो वर्णमाला, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला में प्रत्येक चिन्ह एक स्वर को दर्शाता है अथवा व्यंजन को दर्शाता है। जितने भी चिन्ह होते हैं वो एक स्वर या फिर व्यंजन को दर्शाते हैं, उसे वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। तो हड़प्पाई समाज में जितने भी अभिलेख देखने को मिलते हैं उनमें वर्णमाला का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि इन्हें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है। जो इसमें चिन्ह हैं वो चिन्हों की संख्या बहुत अधिक है, लगभग 375 से 400 चिन्ह देखने को मिलते हैं, और कोई भी अभिलेख 26 से चिन्हों से ज़्यादा चिन्ह का नहीं है, ठीक है। सबसे लंबा जो अभिलेख लिखा गया उसमें 26 चिन्ह मिले हैं, ठीक है। और जो चिन्हों की कुल संख्या मिली है वो 375 से 340, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है जैसे कि प्रेजेंट टाइम में आप देखो कि हमारे पास में वर्णमाला में सपोज दैट कि भाई मतलब मान लेते हैं कि हमारे पास में 1000 अक्षर हो चुके हैं वर्णमाला में, ठीक है। और जितना सबसे लंबा जो अभिलेख लिखा गया अभी तक है वो लिखा गया हो कितने 100 अक्षरों का, ठीक है, जिसमें केवल 100 अक्षरों का इस्तेमाल किया गया हो। तो आप ऐसा थोड़ी ना कहोगे कि भाई ये जो अक्षर है ये एक वर्णमाला है। अगर वर्णमाला होगी तो उसमें 1000 अक्षरों का उपयोग कहीं ना कहीं तो हुआ होगा, सभी अक्षरों का उपयोग, तो ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कहने का सिर्फ इतना है कि जो 300 से 400 आपको ये चिन्ह देखने को मिलते हैं। देखो अगर हम देखो चिन्ह का अर्थ यहाँ पर समझो, आप वर्णमाला जब पढ़ते हो तो आ लिखते हो, ठीक है, या फिर आप बा लिखते हो, ठीक है। तो ये एक प्रकार के चिन्ह ही हैं, ठीक है, ये एक प्रकार के चिन्ह ही हैं। उस टाइम पर भी ऐसे चिन्हों का प्रयोग होता था, लेकिन उन चिन्हों को आज तक पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो उस टाइम पर जितने कुल मिलाकर चिन्ह थे वो थे 375 से 400, जो कि आज तक पहचाने जा चुके, अलग अलग थे, लेकिन किसी एक स्थान पर केवल 26 चिन्हों का प्रयोग एक साथ किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, ठीक है, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर संकुचित है। देखो जब भी हम हाथ से कोई चीज़ लिखते हैं, कोई आप कॉपी में लिखोगे, पेपर में लिखोगे, तो आगे से लिखते चलोगे और आप क्या है कि आगे आप अक्षरों को बड़ा लिखोगे और स्पेस भी ज़्यादा दोगे, लेकिन जैसे जैसे आप पीछे जाओगे तो लाइन के एंड तक आते थे अक्षर भी छोटे होते जाएंगे और स्पेस भी कम होता जाएगा। ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पर जो लिखाई होती थी वो दाईं से बाईं ओर होती थी, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा इलाका था, यानी दाईं ओर ज़्यादा जगह छोड़ी गई थी, चौड़ा अंतराल था, और बाईं ओर संकुचित यानी कि कम जगह छोड़ी गई, जिससे लगता है कि लिखने वाले ने दाईं ओर से लिखना आरंभ किया और बाद में बाईं ओर पर स्थान कम पड़ गया। वे वस्तुएं जिन पर लिखावट मिली है, मोहरें, तांबे और औजार, मर्तबानों के अंबट,
ठीक है, मर्तबानों के अंबट, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाएं, आभूषण, अस्थि छड़ें तथा यहाँ तक कि प्राचीन सूचना पट्ट, यदि याद रखिए हो सकता है कि नष्ट प्राय वस्तुओं पर भी लिखा जाता हो। देखो, अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि अभी तक जो हड़प्पा सभ्यता मिली वस्तुओं में से कौन सी ऐसी वस्तु है जिस पर कुछ ना कुछ लिखा मिला है, ठीक है, तो मोहरों पर अभी तक लिखावट मिली है, तांबे के औजार जितने भी मिलते हैं उन पर लिखावट मिली है, मर्तबान जो जितने भी देखने को मिलते हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा मिला है, तांबे और मिट्टी के जो लघु पट्टिकाएं हैं उनके ऊपर लिखा मिला है, ठीक है, आभूषण जितने भी होते थे उनके ऊपर लिखा मिला है, अस्थि छड़ें जो थी, ठीक है, उनके ऊपर लिखा मिला है, ठीक है, यहाँ तक कि जो सूचना पट थे, ठीक है, उनके ऊपर भी लिखा गया था। और ऐसा हो सकता है कि कई सारी ऐसी वस्तुएं हो जिनके ऊपर भी लिखा जाता हो, लेकिन वो वस्तुएं आज नष्ट हो गई जिसकी वजह से हम नहीं जान पाए उनके बारे में। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर लेते हैं एक बार बांट की, ठीक है, बांट ये भी इंपॉर्टेंट है। विनिमय बांटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। देखो, विनिमय यानी वस्तुओं का आदान प्रदान, ठीक है, यानी कि एक वस्तु यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से फिर एक यहाँ आएगी, तो वस्तुओं का जो आदान प्रदान है ये बिल्कुल फिक्स हो, कोई बेईमानी ना कर सके, इसके लिए नाप तोल की आवश्यकता थी। तो उस टाइम पर बांटों का प्रयोग जो है, बांटों की एक सूक्ष्म परिशुद्ध प्रणाली द्वारा ये नियंत्रित था। ये बांट जो थे सामान्यतः चर्ट नामक पत्र से बनाए जाते थे। कई बार प्रश्न आ जाता है कि बांटों को किस पत्र से बनाया जाता था, तो याद रखना चर्ट नामक पत्थर से, ठीक है। और आमतौर पर ये किसी भी तरह के निशान से रहित होते थे, निशान रहित घनाकार होते थे, यानी कि घन आकार के होते थे, ठीक है, लेकिन इसमें कोई भी निशान नहीं बना होता। जैसे कि आजकल आप देखते हो जो बांट होते हैं उसमें आपको जितने किलो का होता है उसमें लिखा होता था कि ये भाई 1 किलो का है, 2 किलो का है, 4 किलो का है, ठीक है। तो जो पहले के बांट मिले उनमें कोई भी निशान प्राप्त नहीं हुआ है। इन बांटों के निचले मानदंड जो मानदंड द्विआधारी, एक मिनट, इन बांटों के निचले मानदंड द्विआधारी थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते। समझो, निचले यानी कि अगर आप सबसे नीचे की वो बांट देखो, सबसे छोटा बांट देखोगे तो आपको मिल गया 1, ठीक है, सपोज दैट कि वह 1 किलो का हो गया। दूसरा बांट जो होगा वो 2 किलो का होगा। तीसरा बांट जो होगा वो आपको मिलेगा कितना, 4 किलो का, ठीक है। चौथा बांट मिलेगा आपको 8 किलो का। पांचवा मिलेगा आपको 16 किलो का। इसका छठा मिलेगा आपको 32 किलो का। यानी कि अगर आप देखोगे तो द्विआधारी है, यानी कि जो बांट 1 होगा उसका 2 गुना दूसरा होगा, उसका 3 गुना उसका 2 गुना होगा दूसरा, उसका 2 गुना होगा चौथा, ठीक है। तो ऐसा हो, जैसे कि 1 हो गया 1 किलो का, दूसरा होगा 2 किलो का, फिर तीसरा 3 किलो का नहीं हो सकता, डायरेक्ट 4 किलो का ही होगा। फिर पांचवा आपको 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो नहीं हो सकता, 4 का 2 गुना यानी कि 8 किलो का ही होगा। ऐसे करके 12,800 तक आप देख सकते हो, ठीक है। जबकि ऊपरी मानदंड जो था, यानी कि सबसे ऊंचाई यानी सबसे वजनीला आप देखो तो दशमलव प्रणाली का अनुसरण भी यहाँ पर किया जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको मिलता है छोटे बांटों का प्रयोग संभवतः आभूषण तथा मनकों के तौलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले कि भाई धातु से कोई ना कोई धातु से बना करके तराजू के पलड़े रखे गए होंगे जिनके ऊपर चीज़ों को तौला जाता होगा। आगे बढ़ते हैं, प्राचीन सत्ता, उस टाइम की जो सत्ता थी उसके बारे में भी समझ लेते हैं। हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। आज के टाइम पर क्या है, देखो फैसले लेना एक अलग बात है, लेकिन बड़ा फैसला लेना एक बहुत ही अलग बात है। आपने टाटा जी को देखा होगा, रतन टाटा को, वो क्या करते हैं, पहले फैसला लेते हैं, इसके बाद में उसको सही सिद्ध करते हैं, ठीक है। जैसे कि उन्होंने कई सारी ऐसी कंपनियों को खरीदा जो कि लॉस मेकिंग थी, लेकिन उनको उन्होंने प्रॉफिटेबल बना करके दिखाया। उदाहरण के लिए हड़प्पाई वस्तुओं में जो असाधारण एक रूपता है इसको ही ले लें, ठीक है, जैसे कि मृदभांडों, मोहरों, बांटों तथा ईंटों से स्पष्ट है कि इनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था। जम्मू में, गुजरात तथा पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की थी। बस्तियां विशेष स्थानों पर आवश्यकता अनुसार स्थापित की गई थी। समझो, देखो जो हड़प्पाई समाज था इसमें जटिल फैसले यानी कि बिल्कुल कड़ा फैसला लेने की मतलब संकेत मिलते हैं कि भाई जो फैसला एक ले लिया गया बिल्कुल यही रहेगा। जैसे कि भाई एक निर्णय लिया गया कि ईंट का साइज ये रहेगा, ठीक है, तो जितने भी हड़प्पाई वस्तुएं, हड़प्पाई समाज हैं, हर जगह पर ईंट का साइज यही आपको देखने को मिलेगा। ईंट का साइज आपको कहीं भी ये देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ईंट का साइज हर जगह पर अगर ये निर्णय ले लिया गया कि ऐसा है तो ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। जो बांट है, ठीक है, तय कर दिया गया कि इतने इतने बांट होंगे, तो अगर एक बांट आपको मोहनजोदड़ो में 1 किलो का मिला है, ठीक है, तो 1 किलो का बांट आपको हर जगह मिलेगा, ठीक है। जो नापने की प्रणाली थी वो भी समान थी। इसके अलावा आप देखो मृदभांड, तो मृदभांड भी बिल्कुल समान मिले, ठीक है। यानी सामाजिक एक रूप
एकरूपता वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा जो उत्पादन केंद्र थे, ठीक है, सभी उत्पादन केंद्रों पर भी आपको देखने को मिलता है एक समान चीज़ें ही बनाई जाती है, जैसे कि जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। बाँट ही देख लीजिएगा, विशेष स्थानों पर जो बस्तियाँ थीं वो विशेष स्थानों पर केवल आवश्यकता पड़ने पर ही बसाई जाती थी। अगला, प्रसाद तथा शासक, यानी कि उस टाइम पर जो इलाके थे उनके बारे में बात की जा रही कि मतलब शासक थे या नहीं थे, जो भवन थे वो कैसे बनाए जाते। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रासाद की संज्ञा दी है। ठीक है, परंतु इससे संबद्ध कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली है। समझो, देखो, प्रासाद यानी कि भवन का, यहाँ पर प्रासाद का अर्थ निकाला गया विशाल भवन। ठीक है, पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले विशाल यानी कि सबसे बड़े भवन को प्रासाद की संज्ञा दी, यानी कि उसे प्रासाद माना है। आज के टाइम पर आप देखते हो राष्ट्रपति का जो भवन है वो सबसे विशेष है और सबसे अलग है। ठीक है, प्रधानमंत्री जहाँ रहते वो भी सबसे अलग है, प्रधानमंत्री जहाँ से भाषण देते वो भी अलग है, संसद सबसे अलग है। उस टाइम पर भी ऐसा एक भवन था मोहनजोदड़ो में जो मिला है, उसको प्रासाद की संज्ञा दी गई है। लेकिन इस भवन में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं मिली जिससे आप भव्य कह सके, विशेष थी जो कि अन्य कहीं पर भी नहीं मिली हो। ठीक है, ऐसी वस्तुएं नहीं मिली हैं। एक पत्थर के रूप में एक मूर्ति जरूर मिली है जो आप देख सकते हो। ठीक है, एक पत्थर की मूर्ति जो कि पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई इस मूर्ति को। ठीक है, इस मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। अब आप कहोगे इस मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा भाई दी क्यों गई है, सवाल तो मन में उठेगा। ठीक है, तो यह नाम जो है आज भी प्रचलित है, सभी लोग इसको पुरोहित राजा के नाम से जानते हैं इस मूर्ति को। ठीक है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरातत्वविद जो है मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहाँ के पुरोहित राजा से परिचित थे। वहाँ जो मेसोपोटामिया का इतिहास था उससे हमारे यहाँ की पुरातत्वविद परिचित थे। वहाँ पर जो राजा थे उनको पुरोहित राजा कहा जाता है, इससे परिचित थे। और यही समानताएं उन्होंने सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी, और यहाँ पर उनको जब ढूंढने की समानता मिल गई तो उन्होंने इस मूर्ति को पुरोहित राजा का नाम दिया। आगे बढ़ते हैं। लेकिन हड़प्पाई समाज की अनुष्ठानीय प्रथाएं अभी भी ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकी, यानी कि जो अनुष्ठान होते थे इन प्रथाओं को आज तक समझा नहीं जा सका है कि उस टाइम पर हड़प्पाई समाज में अनुष्ठान कैसे होते थे, प्रथाएं कैसी थी, और ना ही ये जानने की के साधन उपलब्ध हैं क्या जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी। देखो, आज के टाइम पर देखोगे अगर आप, तो जो बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, वो विशेष चीज़ों का आयोजन करते रहते हैं। जैसे कि भाई आप देखोगे जो ब्राह्मण हैं, ठीक है, ब्राह्मणों की अगर बात की जाए तो पूजा पाठ में सबसे अधिक आगे रहते हैं। ठीक है, राजा लोग जो होते हैं, जैसे कि आज आप मुख्यमंत्री देख लो, ठीक है, प्रधानमंत्री देख लो, तो ये क्या है कि रैलियां निकालते हैं बड़ी बड़ी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो उस टाइम की अगर हम बात करें, ठीक है, हड़प्पाई समाज की, तो अनुष्ठानिक प्रथाओं के तो साक्ष्य मिलते हैं कि अनुष्ठानिक प्रथाएं हो रही थी, लेकिन उनको ठीक प्रकार से अभी तक समझा नहीं जा सका है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि केवल जो मतलब रॉयल लोग थे, ठीक है, वही इनका उत्पादन, मतलब वही जो इनके पास राजनीतिक सत्ता थी केवल वही अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे, या सभी लोग करते थे, ऐसा अभी तक जान नहीं पाए हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ पुरातत्वविद इस मत के हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे। कुछ पुरातत्वविद ऐसे भी हैं जिनका ये मानना है कि हड़प्पाई पूरे के पूरे समाज में कोई भी राजा था ही नहीं, तथा सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। ठीक है, जितने भी लोग थे उनके अंदर सामाजिक स्थिति समान थी। दूसरे पुरातत्वविदों का ये भी मानना है कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई सारे शासक थे। ठीक है, देखो, अगर कोई एक शासक होगा पूरे के पूरे हड़प्पाई समाज का, ठीक है, जितनी भी हड़प्पाई सभ्यता मिली, अगर पूरी सभ्यता का कोई एक ही राजा होगा तो ये संभव है कि हर जगह पर एक जैसी वस्तुएं मिल रही हैं, एक ही मानक है, बांटों का एक ही चीज़ है। और अगर मतलब हम इस चीज़ को माने, ठीक है, अगर हम इस चीज़ को माने कि मतलब कई सारे राजा थे, ठीक है, जो मतलब हर व्यक्ति राजा, ठीक है, ऐसा है तो भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर हम ये माने कि हर राज्य अलग अलग था, ठीक है, तो ऐसा एक बार हो सकता है कि बिल्कुल समानता ना हो। ठीक है, जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अपने अलग अलग राजा होते थे। कुछ और ये तर्क देते हैं कि एक ही राज्य था, जैसे कि पुरातत्वविदों में वस्तुओं में समानता, नियोजित बस्तियों के साक्ष्य ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात, बस्तियों के कच्चे माल के स्रोत के समीप संस्थापित होने से स्पष्ट होता है। देखो, समझो इस चीज़ को, बहुत ही ये कठिन टॉपिक है, इसको समझना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाता हूँ। सपोज दैट कि भाई ये इतना बड़ा इलाका है, ठीक है, इतना बड़ा, और यहाँ पर एक बस्ती ये है, एक बस्ती ये है, एक बस्ती ये है, एक बस्ती ये है, एक बस्ती ये, एक ये हो गए। ठीक है, अब मान लो कि अगर इस पूरे इलाके का कोई एक राजा है,
या और वो यहाँ पर रहता है, और वही क्या है, उसी ने सारी वस्तुओं का को बसवाए, तो ऐसा हो सकता है कि वह समानता रहे। ठीक है, ये थ्योरम हम एक बार मान सकते हैं। अगर ऐसा हो कि भाई सभी के अलग अलग राजा हों, ठीक है, सभी के अलग अलग राजा हों और सभी ने अपने अपने यहाँ पर जो बस्तियां बसाई वो मतलब क्या है कि अपने आप समान हो गई, तो इसे मानना थोड़ा सा कठिन होगा। ठीक है, इसे मानना थोड़ा सा कठिन होगा। ऐसा हो सकता है कि सभी जो यो एक ही स्थान पर पहले बस्ती हो और यहीं के राजा ने क्या है कि अलग अलग स्थानों पर अपने लोगों को भेजा हो, ठीक है, और भेज करके मतलब अलग अलग बस्तियों को बसवाया हो। कई सारे तर्क आते हैं। कुछ ऐसे पुरातत्वविद हैं जिनका मानना है कि शासक ही नहीं थे, ठीक है, शासक ही नहीं थे, जो आम जनता थी, ठीक है, और सभी व्यक्ति जो थे सभी व्यक्ति समान थे, ठीक है, और समान थे जब सभी व्यक्ति सभी लोगों ने मिलकर के ऐसी बस्तियों का निर्माण किया। कुछ ऐसे पुरातत्वविद हैं जो ये मानते हैं कि कोई एक नहीं बल्कि कई सारे शासक थे, कई सारे शासक थे, और जैसे कि मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा है, इन सभी जगहों पर अलग अलग राजा थे। और मतलब कुछ लोगों का ये तर्क है कि एक ही राजा था, ठीक है, जैसे एक ही राजा था जो कि आपको देखने को मिलता है कि हर जगह पर समानता है, तो एक ही राजा है और उसने हर जगह पर समान रूप से हर चीज़ों को बनवाया। तो तीन यहाँ पर आपको तर्क देखने को मिलते हैं। अब तीन तर्कों में कौन सा तर्क सही है वो आप अपने आधार पर याद मतलब समझ सकते हैं। ठीक है, वैसे तीनों तर्कों को रख सकते हैं आप जब आप एग्जाम देने जाएं, तो ये टॉपिक याद रखना है, मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक की स्थिति में अंतिम परिकल्पना सबसे युक्त संगत है। जो यहाँ पर अंतिम परिकल्पना दी गई कि यह एक ही राज्य था, मतलब जितनी भी बस्तियां आपको देखने मिलती हैं, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल है, कालीबंगा है, ये सारी बस्तियां थी और एक ही राज्य के अंडर में आती हैं। ये अंतिम परिकल्पना है और ये सबसे युक्त संगत दी गई। इसमें मतलब इसकी कोई काट नहीं है, ठीक है, बाकी सबकी काट आपको देखने को मिल जाती है कि अगर एक ही राजा मतलब हर बस्ती का अगर अलग अलग राजा था तो हर जगह पर समानता क्यों देखने को मिल रही है? क्या सभी ने एक दूसरे की कॉपी की? ऐसा तो हो नहीं सकता है, ठीक है। और अगर हर शासक था तो भाई हर व्यक्ति मतलब ऐसा तो है नहीं कि भाई हर सभी का माइंड एक ही जैसा हो, ठीक है, हर व्यक्ति अपने आप को विशेष बनाने का प्रयास करेगा तो भी समानता देखने को नहीं मिलती है। तो ये जो तीसरा वाला तर्क है ये सबसे युक्ति संगत देखने को लगता है, क्योंकि यह कदाचित संभव नहीं है कि पूरे के पूरे समुदाय द्वारा इकट्ठे ऐसे जटिल निर्णय लिए और कार्यान्वित किए गए। जब भी समाज में आप जाते हैं, ठीक है, जैसे कि भाई कोई भी निर्णय लेने के लिए जब आप चार लोगों से सलाह लेते हैं तो चारों व्यक्ति अलग अलग आपको क्या है कि सलाह देंगे और तब आप कंफ्यूज होते हैं, और अगर आप किसी एक की बात मानते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, भले ही आपका निर्णय गलत हो लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे। लास्ट टॉपिक पार्ट नंबर 4 का आपको मिलता है सभ्यता का अंत कैसे हुआ। अच्छा, इस टॉपिक को अगले पार्ट में अगर रखा जाए, एक बार टाइम देख लेते हैं, 41 मिनट का वीडियो हो चुका है। अगले पार्ट में हम सभ्यता का अंत डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सभ्यता की खोज कैसे की गई, ठीक है। इन दोनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 5 में। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा भाई, बहुत मेहनत करते हैं, सब्सक्राइब तो एक बनता है।